अंधेरे में सड़क की दोनों जानिब शीशम के ऊंचे घने दरख्त खामोश खड़े थे। रात काफी सर्द थी। मैंने भी वही लिबास पहन रखा था जो कर्नल ने मेरे लिए भिजवाया था। टैक्सी वाला सिख था और हमारे शलवार कमीज वाले लिबास से उसने यही अंदाजा लगाया था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं। मगर उसकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि वो आधी रात को हमें बॉर्डर क्रॉस करने पर कुछ हैरान सा है। मैंने उसकी हैरानी को कोई अहमियत न दी। टैक्सी छेहट्टा और गुरुसर सतलानी के रेलवे स्टेशनों को पीछे छोड़ती हुई अब अटारी की तरफ बढ़ी जा रही थी। रेलवे स्टेशन अभी थोड़ी दूर था कि मैंने टैक्सी रुकवा ली, किराया अदा किया और टैक्सी वाले को रुखसत कर दिया। हम शीशम के दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़े हो गए। मैंने कुलसूम से कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हें जिस तरह कहा है वैसे ही करना। कुलसूम ने आहिस्ता से सर हिला दिया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मेरे पास अब ब्रीफकेस नहीं था। तमाम आलात जासूसी कमीज के नीचे पहनी हुई सदरी की जेबों में थे। हाथ में सिर्फ रुमाल में लिपटी टोपी थी। मैं कुलसूम को दरख्तों के नीचे छोड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रेलवे स्टेशन छोटा सा था। रात के वक्त बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। मेहराबदार गेट के वस्त में एक बल्ब रोशन था। मैं कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बने हुए ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि जीटी रोड पर दरख्तों में किसी जगह एक जीप रुकने की आवाज सुनाई थी। अंधेरे की वजह से मुझे जीप नजर नहीं आ रही थी। मैं समझ गया कि जिस शख्स को आना था वो आ गया है। सड़क पर एक कुबड़ा आदमी लाठी टेकता आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके जिस्म पर चीथड़े लटक रहे थे। वज़ाक़ता से वो कोई भिखारी लगता था। मेरे करीब आकर उसने लाठी जरा सी उठाकर कहा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं खामोश रहा। उसने हथेली फैलाकर कहा, थोड़ा सा पाम ऑयल दे दो। सर में बड़ी खुश्की हो गई है महाशय जी। ये वही आदमी था जिसका मुझे इंतजार था। उसने पाम ऑयल का कोड बोल दिया था। अब मुझे उसे कोड बताना था। मैंने कहा, बाबा मेरे पास पाम ऑयल था मगर नारूमनी ले गया, माफ कर देना। उसने सड़क पर आहिस्ता से लाठी मारकर कहा, अब अपना नंबर भी बता दो महाशय। मैंने ओके 5 दोहराया तो वो सीधा होकर खड़ा हो गया। अब वो कुबड़ा नहीं था। लाठी दरख्तों की तरफ करके बोला, हमारी जीप वहां खड़ी है, मेरे साथ चलो। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जीप सड़क से जरा दूर कच्चे रास्ते पर खड़ी थी। मैंने कनखियों से देखा, कुलसूम उस जगह नहीं थी जहां मैं उसे छोड़कर गया था। जीप छत वाली थी और उसके पीछे भी तरपाल पड़ी हुई थी। जासूस खुद उसे ड्राइव करके लाया था। जीप के पास पहुंचकर जासूस बोला, पीछे बैठ जाओ, तरपाल गिराए रखना। मैं तरपाल उठाकर जीप में दाखिल हुआ तो मेरी हिदायत के मुताबिक कुलसूम सीटों के दरमियान दुबक कर बैठी हुई थी। जीप आगे रवाना हो गई। ये मैंने हवा में तीर चलाया था। मैंने ये तसव्वुर कर लिया था कि मुझे जो कोई भी लेने आएगा जीप या गाड़ी में आएगा और यकीनन वो अकेला ही होगा। कुलसूम को मैंने हिदायत की थी कि जो ही कोई गाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर खड़ी हो और उसमें से कोई मशकूक किस्म का आदमी निकले तो वो जल्दी से गाड़ी में छुप कर बैठ जाए। मैंने एक रिस्क लिया था जिसमें मैं कामयाब हो गया। हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे। हमारी जीप कुछ देर जीटी रोड पर दौड़ती रही, फिर बाएं जानिब खेतों के दरमियान कच्ची सड़क पर मुड़ गई और फिर एक जगह रुक गई। बाहर कोई फौजी बात कर रहा था। जीप वाले इंडियन जासूस ने कोई खुफिया कोड लफ्ज बोला। सैल्यूट की आवाज आई और जीप आगे रवाना हो गई। ये कोई फौजी चेक पोस्ट थी। इसका मतलब था कि बॉर्डर का एरिया शुरू हो गया था। मैंने कुलसूम के कांधे को जरा सा दबाया और सरगोशी की। जीप के रुकते ही उतरकर अंधेरे में छुप जाना। उसने आहिस्ता से असबात में सर हिला दिया। जीप हल्के हल्के झटके खाती आगे बढ़ रही थी। मालूम हो रहा था कि जीप कच्चे रास्ते के बजाय किसी हल चलाए हुए खेत में से गुजर रही है। फिर एक जगह रुक गई। मैंने जीप के रुकने से पहले ही पिछली तरफ गिरी हुई तरपाल उठा दी थी। जीप अभी पूरे तौर पर रुकी नहीं थी कि कुलसूम ने बाहर छलांग लगा दी। मैंने तरपाल दोबारा गिरा दी। जीप के रुकते ही मेरा गाइड अगली सीट से उतरकर पीछे आया और तरपाल उठाकर बोला, आ जाओ। फिर तरपाल का कोना ऊपर उठाकर ताज्जुब से बोला, मैंने इसका बक्सुआ बंद किया था, ये किसने खोल दिया? मैंने जीप से बाहर निकलते हुए कहा, मैंने खोला था, आखिर मुझे बाहर भी तो निकलना था। उसने आहिस्ता से यूं ही सर हिला दिया जैसे कह रहा हो कि तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो एक खेत के किनारे चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जाहिर है मेरे पीछे पीछे मुनासिब फासले पर कुलसूम भी चली आ रही थी। वो अंधेरे में थी और 2-1 बार गर्दन मोड़कर देखने में भी मुझे दिखाई न दी। पगडंडी पर उगी हुई शबनमी घास से मेरी शलवार के पांचे भीग गए थे। आगे जाकर खेत खत्म हो गए और बंजर इलाका शुरू हो गया। बॉर्डर एरिया था। मैं इस किस्म के सरहदी इलाके से खूब मानूस था। अगरचे वो इलाका नहीं था जहां से कभी मैं करोंडिया स्मगलर के हमरा बॉर्डर क्रॉस किया करता था, लेकिन ये उससे मुल्हिका इलाका था। उस वक्त मुझे एक ही तशवीश थी कि कहीं कुलसूम हमारा सुराग न खोते। खुली जगह पर सर्दी ज्यादा महसूस हो रही थी। मेरा साथ ही आगे आगे चला जा रहा था। वो कोई बात नहीं कर रहा था। मेरे लिए भी उसकी खामोशी ही मुफीद थी। मुझे मालूम था कि वो खुद बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाएगा बल्कि किसी ऐसे स्मगलर के हवाले करेगा जो भारतीय बॉर्डर पुलिस के साथ मिले होते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। मैं उसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। कुछ फासले पर अंधेरे में एक कोठड़ी नजर आ गई। मेरे गाइड ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कोठड़ी की तरफ चला गया।
उसके जाते ही मैंने अंधेरे में मुड़कर देखा। एक इंसानी साया तारीकी में सरकंडों के पास खड़ा था। ये कुलसूम थी। वो सूरत हाल की नजाकत को पूरी तरह समझकर अमल कर रही थी। मुझे रुकता और मेरे गाइड को कोठरी की तरफ जाता देखकर वो भी रुक गई थी। कोई 5 मिनट बाद जासूस वापस आ गया। कहने लगा, सामने वाली कोठरी में 2 सिख बैठे हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वो तुम्हें अपनी हिफाजत में बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचा देंगे। ये कहकर वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर तेज तेज कदमों से चलता अंधेरे में गायब हो गया। मैं सरकंडों की ओट में हो गया। मुझे कुलसूम का इंतजार था और उसे साथ लेकर स्मगलरों की कोठरी में जाना चाहता था। कुलसूम मेरे गाइड को वापस जाते देखकर मेरे करीब आ गई। मैंने उसे हिदायत की कि मेरे साथ रहे और थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी जोगिंदर बनी रहे। ये बात मेरी स्कीम में शामिल थी। मुझे मालूम था कि भारतीय पंजाब में सिख औरतें भी शलवार कमीज पहनती हैं। मुझे स्मगलरों के लालची मिजाज का भी तजुर्बा था। चुनाचे मैंने 1000 रुपए के नोट अपने पास रख लिए थे। कुलसूम ने सहमी हुई आवाज में कहा, आप जिस तरह कहेंगे वैसे ही करूंगी। मैंने उसे हिदायत की कि वो ज्यादा बात न करे, खामोश रहे, मैं बात करूंगा। कुलसूम का मामला भारतीय इंटेलिजेंस वालों के सामने पेश करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, जबकि स्मगलरों को रुपए का लालच देकर राजी कर सकता था। खतरा इसमें भी था, लेकिन इस खतरे से मैं निपट सकता था। मैं कुलसूम को साथ लेकर कोठरी की तरफ बढ़ गया। ये एक कच्चा सा कोठा था जिसका दरवाजा नीमवा था। अंदर लैंप की रोशनी फैली थी। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर कहा, मैं कर्नल मनी हूँ। मेरा फौजी गाइड अंदर बैठे स्मगलरों को मेरे बारे में यही नाम बताकर गया था। अंदर से आवाज आई, आ जाओ जवान। मैं कुलसूम को लेकर कोठरी में दाखिल हो गया। बाहर ठंड थी मगर कोठरी का माहौल नीम गर्म था। फजा में देसी दारू की बू फैली हुई थी। 2 मोटे ताजे सिख आमने सामने चारपाइयों पर खेस ओढ़े बैठे हुए थे। दरमियान में खोखे पर तांबे के गिलास पड़े थे। एक लैंप चल रहा था। उन्होंने मेरे साथ कुलसूम को देखा तो उसे देखते ही रह गए। एक पहलवान किस्म के सिख ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए पंजाबी में कहा, कर्नल साहब, एनू वी स्मगल करना है। मैंने कहा, ये मेरी बीवी जोगिंदर कौर है। 2 दिन हुए जालिंधर से हमारे सिख भाइयों का एक जत्था पाकिस्तान ननकाना साहब की यात्रा के लिए गया था। मेरी बीवी जोगिंदर कौर का नाम भी उस जत्थे में शामिल था, मगर ऐन वक्त पर ये पीछे रह गई और रेलवे स्टेशन पर न पहुंच सकी। अब जो उसी दिन से अमृतसर में बैठी रो रही थी कि मुझे ननकाना साहब ले चलो। चुनाचे मैं इसे अपने साथ ले आया। इसे लाहौर से ननकाना साहब वाली गाड़ी में बिठा दूंगा। ये खुद ही जत्थे के साथ वापस अमृतसर आ जाएगी। मैंने इतनी तेजी से ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि सिख मेरा मुंह तकते रह गए। दूसरा सिख बोला, लेकिन कर्नल साहब, हमें तो सिर्फ आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए कहा गया है, आपकी बीवी को नहीं। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा कि मुझे मालूम है, मगर मैं आपकी खिदमत कर दूंगा। मैंने जेब से कुछ नोट निकालकर सिख के आगे रख दिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पहलवान सिख बोला, ये रुपए कम है, हमें दुगना खतरा मोल लेना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम मुझे कोई सौदा दे दो, मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हारे किसी आदमी को पहुंचा दूंगा, तुम्हारी रकम वहां महफूज हो जाएगी। मैं खूब जानता था कि ये स्मगलर ऐसा ही काम करते हैं। अगर खुद फेरा ना लगाएं तो माल किसी के हाथ भेज देते हैं और फिर किसी रोज खुद जाकर रकम वसूल कर लेते हैं। यूं वो बॉर्डर क्रॉस करने के खतरे से भी महफूज रहते हैं। ये बात पहलवान सिख की अक्ल में आ गई। उसने मूंछें मरोड़ कर कहा, ठीक है जवान, हमारा माल लेकर रेलवे स्टेशन के पास बरकत होटल वाले को दे देना। उसने उठकर अलमारी में से प्लास्टिक का एक थैला निकाला जिसमें कपड़े की 2 थैलियां बंद थी। इनमें कस्तूरी और जाफरान है। फिर उसने मुझे बरकत होटल वाले का पता बता दिया। कुलसूम चादर में मुंह सर ढांपे खामोशी से मेरे साथ चारपाई पर बैठी थी। मैंने प्लास्टिक का थैला अपने पास रख लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी अमानत बाहिफाजत पहुंचा दी जाएगी। ये स्मगलर वैसे भी किसी हद तक मुझसे दबे हुए थे, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस का आदमी था और फौज का खुफिया महकमा मुझे उनकी वसातत से खुद पाकिस्तान स्मगल करवा रहा था। एक सिख तो वहीं बैठा रहा। दूसरा पहलवान टाइप का सिख मेरे वहां पहुंचने के कोई निस्फ घंटे बाद उठा और मुझे और कुलसूम को लेकर बॉर्डर पार करवाने के लिए चल पड़ा। हमारे चारों तरफ हू का सा आलमतारी था। रास्ते में कहीं खेत आ जाते और कहीं वीराना शुरू हो जाता। उस इलाके से मैंने पहले कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। पहलवान सिख आगे आगे चल रहा था। एक जगह वो मेरी तरफ देखकर बोला, कर्नल साहब, तुम इतनी छोटी उम्र में कर्नल कैसे बन गए? फिर तुमने मुसलमानों वाली शक्ल बना रखी है। मैंने कोई जवाब न दिया। वो खुद ही चलते चलते थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, माफ करना महाराज, ये तुम्हारा सरकारी मामला है। मैं फिर भी खामोश रहा। हम एक खुश्क नाले में से गुजर कर ऊपर आए तो सामने दरख्तों में 2-4 उभरी हुई ढेरियां सी दिखाई दी। सिख स्मगलर रुक गया और ढेरियों की तरफ इशारा करके बोला, ये अपनी फौज के मोर्चे हैं, ये लोग मुझे जानते हैं, इन्हें तुम्हारी इत्तला मिल चुकी है। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, क्योंकि आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है। वो झुककर चलता हुआ एक मोर्चे की तरफ बढ़ गया। कुलसूम मेरे करीब खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया कि उसका जिस्म कांप रहा है। ये सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि मौत के खौफ की वजह से था। कुलसूम ने मुझसे पूछा कि उस स्मगलर ने ये क्यों कहा था कि ये एक सरकारी मामला है। मैंने कुलसूम को अपने बारे में ना हकीकत बताई थी और ना ही बताना चाहता था। सिख स्मगलर की हिमाकत के बायस उस पर किसी हद तक बात खुल गई थी। मैंने फौरन ये कहकर उसका जहन साफ कर दिया कि ये स्मगलर इंडियन फौजियों और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी मिले होते हैं। मैंने इंडियन इंटेलिजेंस वालों को भी रिश्वत दे रखी है। कुलसूम खामोश हो गई। चंद लम्हे बाद पहलवान सिख स्मगलर
सर झुका झुका वापस आया और बोला, मोर्चे के बाएं जाने 15 फुट के फासले पर जाकर जमीन पर बैठ जाना, बस बाकी काम वहां का हवालदार गंगा प्रसाद खुद करेगा। ये कहकर वो सिख स्मगलर वापस चला गया। मैंने कुलसुम को साथ लिया और अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम उठाता मोर्चे से जरा हटकर आगे बढ़ने लगा। जहां जमीन पर सख्त घास उगी हुई थी जो शबनम में गीले कांटों की तरह लग रही थी। स्मगलर की हिदायत के मुताबिक मैं कुलसुम के साथ भारतीय मोर्चे से कोई 15 फुट दूर होकर बैठ गया। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। मोर्चे की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दूर किसी जीप के गुजरने की आवाज सुनाई थी। ये पाकिस्तान या इंडिया की गश्ती पार्टी थी जो रात के वक्त सरहद के साथ साथ घूम रही थी। जब ये आवाज दूर जाकर गायब हो गई तो मुझे मोर्चे में से एक इंसानी साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ये हवालदार गंगा प्रसाद था। उसने खिलते हुए सब्ज रंग की वर्दी पहन रखी थी। उसके कांधे से राइफल लटक रही थी। करीब आकर वो भी जमीन पर बैठ गया। अंधेरे में उसकी प्याजी आंखें किसी खूंखार बिल्ले की आंखों की तरह चमक रही थी। कर्नल साहब, रास्ता साफ है। पेट्रोल पार्टी दूर निकल चुकी है। सामने जो आधे फरलांग का मैदान है उसे भाग कर पार कर जाओ। आगे पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। एक ऊंचा टीला आएगा, उसके साथ खुश्क दरिया शुरू हो जाता है। वो बात करते करते अचानक रुक गया। उसने गर्दन एक तरफ करके मेरे पीछे गचटी बनी कुलसुम को देखा और पूछा, ये कौन है? मेरा ख्याल था कि सिख स्मगलर ने कुलसुम के बारे में उसे बताया होगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। जब मैंने हवालदार गंगा प्रसाद को बताया कि ये मेरी बीवी जोगिंदर कौर है और ननकाना साहब वाले जत्थे से रह गई है, ये जत्थे के साथ अपने आप वापस आ जाएगी। हवालदार की गर्दन तन गई। हमें 2 आदमियों को नहीं, एक आदमी को बॉर्डर क्रॉस कराने का ऑर्डर मिला है। हमें सूबेदार साहब को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सूबेदार को रिपोर्ट करने का मतलब ये था कि मेरा राज तश्तस बाम हो जाएगा। सारे किए कराए पर पानी फिर जाता और मैं अलग गिरफ्तार हो जाता। मैंने थैला रखकर दबी जबान में हवालदार से कहा, इसमें से उसको भी हिस्सा मिलेगा। वो बोला, हमें सूबेदार साहब को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हम रिपोर्ट करने जाता है, तुम इधर ही ठहरेगा। वो हरियाणा का जांगली था। फौरन अपने सूबेदार को रिपोर्ट करने के लिए मुड़ा। मोर्चा वहां से 15-20 फुट के फासले पर था, मगर हमारी तरफ मोर्चे की पुश्त थी और वहां गहरी खामोशी और अंधेरा था। मैंने सूरत हाल का जायजा लिया और फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। हवालदार यूं ही घूमा, मैं अपनी जगह से बगैर आवाज के उछला और दूसरे ही लम्हे हवालदार जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी गर्दन मेरे आहनी पंजों में जकड़ी हुई थी। सिर्फ एक बार खरखर की आवाज आई। उसने मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए अपने जिस्म को पूरी ताकत से उछाला, लेकिन उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त से न निकल सकी। दूसरे ही लम्हे वो बेजान हो चुका था। कुलसुम थर-थर कांप रही थी। मैंने हवालदार की लाश पीछे घसीट ली और कुलसुम को पीछे आने का इशारा किया। हवालदार की राइफल मेरे कांधे से लटक रही थी और मैं उसे चुक कर अंधेरे में घसीटता 20 फरलांग का बॉर्डर एरिया क्रॉस कर रहा था। कुलसुम मेरे पीछे तेज तेज दौड़ रही थी। मैं जितनी तेजी से चल सकता था लाश लेकर वहां से निकल गया। दूसरी जानिब सफेद रंग की छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थी। ये पाकिस्तानी बॉर्डर की लकीर थी। हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए। सामने टीला आ गया। उसके पहलू में दरिया था जिसका पार्ट खुश्क था। ये रावी था। मैं हवालदार की लाश घसीटते हुए थक गया था। जहां कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मोर्चे भी हो सकते थे, मगर मुझे ऐसी जगह से सरहद पार कराई गई थी जो पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के 2 मोर्चों के दरमियान वाक़ थी। दरिया में टीले के साए में किनारे किनारे सरकंडे उगे हुए थे। लाश को काफी आगे ले जाकर मैं रेत पर लेट गया। कुलसुम भी मेरे साथ ही सिमट कर बैठ गई और बोली, ये आपने क्या किया? इस लाश को कहाँ ले जाएंगे? मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर हवालदार की राइफल से सरकंडों के करीब ही दरिया की गीली और नरम रेतली जमीन खोदकर एक गड्ढा बनाया और लाश उसमें डालकर रेत से गड्ढा पुर कर दिया। मैं हवालदार की लाश को भारतीय बॉर्डर के एरिया में नहीं छोड़ना चाहता था। जाहिर है उसकी कंपनी के आदमियों को उसकी लाश मिल जाती और मोर्चे में शब्द इसी नतीजे पर पहुंचते कि उसे मैंने हलाक किया है। ये बड़ी खतरनाक बात होती। चुनाचे मैंने लाश को पाकिस्तानी इलाके में दफन कर दिया। जब दरिया में पानी आएगा तो लाश बहकर आगे निकल जाएगी। अगर जंगली दरिंदों ने लाश को बाहर भी खींच लिया तो भी पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स वाले यही समझेंगे कि ये इंडियन हवालदार गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हो गया था और इसी वजह से मारा गया है। मैंने कुलसुम को साथ लिया और दरिया के ऊंचे किनारे की ओट में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आसमान सितारों से भरा हुआ था। सर्दी खूब पड़ रही थी। आसमान के मशरकी किनारों पर नीली रोशनी का गुबार उभरना शुरू हो गया था। गोया रात ढल रही थी और पौ फटने वाली थी। मेरे एक हाथ में जाफरान और कस्तूरी वाला थैला था। अपनी तराकली टोपी मैंने बगल में दबा रखी थी। जब हम काफी आगे जाकर दरिया के खुश्क पार्ट से निकलकर किनारे के सरकंडों में पहुंचे तो मैंने टोपी पहन ली। अब हम पाकिस्तान की सरजमीन पर थे। मैंने कुलसुम को भी तसल्ली दी कि हम अपने वतन अजीज में पहुंच चुके हैं, मगर वो अभी तक घबराई हुई थी और उससे बात नहीं हो रही थी। हिंदू हवालदार के कहने के मुताबिक आगे जो कच्ची सड़क शुरू हुई थी वो लाहौर छावनी की तरफ जाती थी। एक जानिब से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैंने कुलसुम को सरकंडों की ओट में खींच लिया। एक फौजी ट्रक गर्द के बादल उड़ाता हमारे करीब से गुजर गया। दफतन दूर किसी गांव की मस्जिद से सुबह की अजान बुलंद हुई। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। कुलसुम किबला रूह होकर जमीन पर बैठ गई। उसने खुदा के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। मैंने उसे उठाना चाहा तो वो उससे
सिसकियां भरने लगी। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे जिनकी लाशें बांग्लादेश की किसी नाले में फेंक दी गई थी। हिंदू हवालदार ने ठीक कहा था। कुछ दूर मगरिब की तरफ चलने के बाद हम कच्ची सड़क पर निकल आए। मैंने उस सड़क को पहचान लिया। दोनों जानिब शीशम के दरख्त थे। 2 मंजिला बस हमारे करीब से होकर बॉर्डर वाले आखिरी स्टॉप की तरफ चली गई। एक छकड़ा लाहौर की तरफ जा रहा था जिस पर गोभी लदी हुई थी। कुलसुम ने कहा कि वो थक गई है। वो एक जगह दरख्त के नीचे बैठ गई। मैं 2 मंजिला बस की वापसी का इंतजार करने लगा, लेकिन बस के आने से पहले सड़क पर दिन की धुंधली रोशनी में एक खाली छकड़ा आ गया। मैंने उसे रोक लिया। वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। मैंने उसे 20 रुपए दिए और कुलसुम के साथ छकड़े में बैठ गया। मैंने छकड़े वाले से सुकूत ढाका के बारे में बात की तो वो फट पड़ा। हमें तो लीडरों ने मरवा दिया, वरना हमारी फौज बहादुरी से लड़ी है। सुकूत ढाका का जख्म ताजा ताजा था। छकड़े वाले पाकिस्तानी के दिल का दर्द सारे पाकिस्तान के दिल का दर्द था। उस मेहनत कश की आवाज सारी कौम की आवाज और सारी कौम का रद्द अमल था। जूं जूं छकड़ा शहर की फजाओं में दाखिल हो रहा था और दिन निकल रहा था, रौनक बढ़ती जा रही थी। लाहौर की फजा मुझे बुझी बुझी सी और उदास लगी। उसकी वजह जाहिर थी। छकड़ा लाहौर रेलवे स्टेशन के अल्लामा इकबाल रोड वाले एक अड्डे पर रुक गया, जहां पहले से ही बहुत से खाली छकड़े खड़े थे। मैंने कुलसुम को सहारा देकर उतारा। एक लंबे मुद्दत के बाद मैं अपने शहर लाहौर आया था। मेरा हुलिया ये था कि मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी तो सर पर जिनाह कैप और पाँव में पेशावरी चप्पल थी। शलवार तमीज पर मेल होरे रंग की चादर ली हुई थी। मैं शक्ल सूरत से एक मुदब्बर किस्म का स्कूल टीचर लग रहा था। मैंने अपने आप को अपने माँ बाप के बारे में पहले भी नहीं बताया था और अब भी नहीं बताऊंगा।